सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज का हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय है। विषय अंतर्राष्ट्रीय जरूर है, लेकिन उसके सरोकार भारत से भी जुड़े हुए हैं। हमारा आज का विषय है लौटती फौज, बढ़ता तालिबान, मुश्किल में अफगान। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 14 अप्रैल 2021 को ऐलान किया था कि 11 सितंबर 2021 को अर्थात 9/11 के हमले की 20वीं वर्षी तक अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सेनाएं वापस हो चुकी होंगी। 30 जून को अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के सबसे बड़े सैन्य अड्डे बगराम से विदेशी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी चली गई और इस सैन्य अड्डे को अफगान सेना के हवाले कर दिया गया। दरअसल 2018 में ही अमेरिका और तालिबान के बीच में शांति वार्ता का दौर शुरू हो चुका था। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका के फौज वापसी के संदर्भ में तालिबान के साथ विधिवत समझौता किया गया, जिसे दोहा समझौते के तौर पर हम जानते हैं। यह फैसला तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था, जो अमेरिकन फर्स्ट की राजनीति के तहत इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ रहा करते थे। उनका मानना था कि दुनिया के पचड़े में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा सरोकार केवल और केवल अमेरिका के हितों से, अमेरिकन लोगों के हित से है। लिहाजा उस फैसले को आज अंजाम पे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 20 साल पहले जब अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान में कदम रखी थी, तो उन्होंने संकल्प ये जाहिर किया था कि हम तालिबान के खात्मे के लिए आए हैं। उस तालिबान के खात्मे के लिए जो बर्बरता का पहचान बन रहा था, जो आदिम युगीन काल में जिस प्रकार की परंपराएं थी, उनको वर्तमान में लागू कर रहा था। और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यह संकल्प दोहराया था कि हम तालिबान को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन तालिबान जड़ से क्या खत्म हुआ, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही अमेरिकी की सेनाएं वापसी की ओर रुख कर रही हैं, तालिबान धीरे धीरे करके अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। प्रेक्षकों का दावा है कि तकरीबन 70% इलाके पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। 3 देशों से जुड़ने वाली सीमाओं पर तालिबानी कब्जा हो चुका है। तजाकिस्तान के संदर्भ में बात करें, उज्बेकिस्तान के संदर्भ में बात करें, और कल की तारीख में ईरान से लगने वाली सीमा पर भी तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो रखा है। तालिबान का इस तरीके से फैलाव अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार के लिए तो खतरा है ही, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार दुनिया की महाशक्ति समझे जाने वाले सोवियत संघ ने भी अफगानिस्तान में कदम रखे थे और मुंह की खाकर वापस अपने कदम खींच लिए थे। अब दूसरी महाशक्ति अमेरिका भी अपने संकल्प की पूर्ति किए बगैर वापस रुख कर रही है। क्या अफगानी लड़ाकों ने इन दोनों महाशक्तियों के गर्व को चूर कर दिया? पर उनका गर्व चूर होना हमारी चिंता का विषय नहीं। चिंता का विषय आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी गतिविधियां क्या एक बार नए सिरे से शुरू तो नहीं हो जाएंगी? क्या होंगे इस सेना की वापसी के मायने? और आने वाले समय में अफगानिस्तान में अगर तालिबानी शासन पूरी तरीके से आ गया तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। 4 इन विषयों से जुड़े हुए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ सार्थक विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र अमेरिका के चर्चित और लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जॉनसन का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स आर नाउ नथिंग मोर देन अ मींस ऑफ राइजिंग इन द वर्ल्ड। राजनीति अब विश्व में ऊंचा उठने के साधन से अधिक कुछ नहीं। डॉक्टर जॉनसन का यह कथन हमें मिला। डॉक्टर जॉनसन ने जो यह बात कही थी, इसके संदर्भ में जानने की कोशिश हमें करनी है कि क्या अब राजनीति के अंतर्गत यह वाकई ऊंचा उठने की कोशिश है, समझने की कोशिश है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी साहब हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर मुहिब उल हक भी जुड़ चुके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ में होंगे और वेद प्रताप वैदिक जी भी, जिन्हें खास तौर पर अफगान मामलों का जानकार माना जाता है, वह भी हमारे साथ होंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम मंजीव सिंह पुरी साहब से करते हैं और मंजीव सिंह पुरी साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति किए बगैर ये जो कदम वापस खींचे हैं, क्या कहेंगे आप इसके संदर्भ में? क्या ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि तालिबान को खात्मे के लिए जो अमेरिका आया था, वो उन तालिबानियों से बातचीत करके, समझौता करके वापस जा रहा है और अफगानिस्तान को उसकी हालत पर छोड़ दे रहा है? नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रही, तो अगर मेरा जवाब थोड़ा इधर उधर हो तो माफ कीजिएगा जी। देखिए,
अमेरिका 9/11 के बाद अफगानिस्तान में आया अपने लिए। जी उनके यहाँ 9/11 हुआ, ट्विन टावर्स गिरे, बहुत बड़ी क्षति हुई अमेरिका को, लोगों के लिए। पहली बार उनकी मेनलैंड पे अटैक हुआ। जी इसमें हमें कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए कि इसमें छवि का मतलब था। सुपर पावर नंबर 1 के ऊपर अटैक हुआ और उन्होंने इसका बदला लेना ही था। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है ये तो कहने की बातें होती है। याद रखिएगा, आतंकवाद 9/11 से बहुत पहले से शुरू रहा है और जी भारत में तो हमें इसका बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, हमें इसको जूझना पड़ा। जी लेकिन दुनिया हिली जब उनके यहाँ कुछ हुआ, और जी उनके यहाँ वो भी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जिसको कहते हैं, न्यूयॉर्क में हुआ। जी तो वो आए उस कारण। अब देखिए 20 साल अपनी ट्रूप्स वहां पर रखनी, जी उसके साथ लॉसेस हुए, ये हुआ वो हुआ, ये डोमेस्टिकली पॉलिटिकली मुश्किल हो जाता है। आपका कुछ भी अंतरराष्ट्रीय आप कहते फिरे, एंड में डेमोक्रेसीज में खासकर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिल्कुल ज्यादा होगा। जी आपने नोटिस किया कि डोनाल्ड ट्रंप, जी जिन्होंने खास कहा कि हम तो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट के बारे में, जी क्योंकि अमेरिका में जो जनरल फीलिंग है, लेट अस गेट आवर बॉयज बैक, लेट अस गेट आवर ट्रूप्स बैक। जी थोड़ी सी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टायर्डनेस है, फटीग है। आज जो बाइडेन साहब को किसी संवाददाता सम्मेलन में किसी ने पूछा, डू यू ट्रस्ट द तालिबान, जी तो उन्होंने हंस के कहा, ऑफ कोर्स आई डोंट, बट आई ट्रस्ट द अफगान आर्मी। अब हम लोगों के लिए तो यही तो दिक्कत का विषय है कि आप वहां से छोड़ के जा रहे हैं, जी जो चीज छोड़ के जा रहे हैं वो तो कच्ची बनी है, जी कोई खास बनी हुई नहीं है, जी उसकी एबिलिटीज नहीं होंगी जो आप करने की। जी इसलिए जो जूझना पड़ेगा वो तो वही पुराना जियोसेंट्रिक सिचुएशन है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा समझाया जी कि अफगानिस्तान में से तो सोवियत संघ भी भाग गया, जी अमेरिका भाग गया। बहुत पुरानी उनकी एक किस्म की एक एबिलिटीज हैं ये गिरिला वॉरफेयर वगैरह करने के लिए, जिसको कहते हैं वेयर डाउन द एनिमी, जी वो सब ये कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए जो उस रीजन में रहते हैं, ये एक चुनौती का विषय जरूर रहे, और बहुत बड़ा चुनौती का विषय। बड़ा चुनौती का विषय आप मान रहे हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं पुरी साहब कि ऐसी क्या मजबूरी आप निजी तौर पर महसूस करते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें वापस लौटे। इसके लिए अफगान की सरकार से बात करने के स्थान पर अमेरिका ने उन तालिबानियों से बात की जिनके खिलाफ वो मैदान में गए थे, और हद ये रही कि उस तालिबान ने ये शर्त रखी थी कि वहां की निर्वाचित सरकार इस बातचीत का हिस्सा नहीं होगी, और इसके तहत बात की। क्या तय माना जाए कि जो दुनिया की महाशक्ति होने का दावा करता था अमेरिका, उसकी अफगानिस्तान से इस तरीके की वापसी शुद्ध रूप से एक विफलता, एक नाकामी, एक पराजय के तौर पर ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही है। दुनिया का क्या होगा आने वाले समय में वो तो अलग बात, पर कुल मिला के ये कदम अमेरिका की विफलता का एक स्मारक बन रहा है। देखिए, मैंने ये मानता हूं, जी क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि अमेरिका वहां पर अफगानिस्तान में किस लिए गया। जी वो इसलिए नहीं गया जो आप कह रहे हैं, और जो लोगों को उन्होंने भी शायद कहा कि हम जी तालिबान को जड़ से निकाल देंगे, नहीं। वो जी गए कि उन्होंने एक किस्म का बदला लेना था। जी 9/11 हुआ, उन्होंने दिखाना था कि चाहे दुनिया के डिफरेंट एरिया में ये बात हो ना हो, हम उस सरकार को निकालेंगे और उससे बिल्कुल, जिसको कहते हैं, उस समय का बदला लेंगे। वो उन्होंने लिया। जी उनके लिए जो स्थिति है अभी, वो इतनी गंभीर नहीं है जो जितनी हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम उस एरिया में रहते हैं। जी उनके लिए ये हम नहीं कह सकते कि अनसक्सेसफुल है। उनके जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थे वो हो गए। जी उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो कहने के हैं, उसके लिए आप जूझिएगा, जो रीजन में लोग हैं वो जूझे। अमेरिका की अभी भी एबिलिटीज रहती हैं कि अगर आ भी जाए वहां तालिबान सरकार, उसको हटा सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जो तालिबान में अगर वहां पर आए, वो तो वेट करने की जरूरत है, हमें इस कंक्लूजन को जंप नहीं करना चाहिए। जी अगर वो आए और अगर उन्होंने फिर से ऐसी हरकत की, तो अभी बहुत साल अभी बचे हैं कि उनको आगे दोबारा से उस तरह उखाड़ देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो भी अच्छी तरह समझ गए, वो कोई इस किस्म की शक्ति नहीं है कि वो सुपर पावर को टेक ऑन कर सके। हाँ, वो दुनिया में ट्रबल बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, आतंकवाद फैला सकते हैं। हमने देखा अमेरिका तक उन्होंने आतंकवाद फैला, ये सब जी चीजें हो सकती। इसलिए ये कहना कि वो विफल हो गए हैं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से अपने लिए कैलकुलेटेड डिसीजन लिया जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट करता।
और ये उन्होंने किया। तो पुरी साहब नहीं मानते कि अमेरिका पूरी तरीके से विफल रहा। अमेरिका का जो मूल उद्देश्य था, जो भले उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, उस उद्देश्य को उन्होंने प्राप्त किया। कुल मिलाकर 9/11 की जो वारदात हुई थी उसके संदर्भ में मूल अभियुक्त ओसामा बिन लादेन था, उसका खात्मा मूल उद्देश्य था। 2011 में उस उद्देश्य को प्राप्त किया गया और उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ही बराक ओबामा ने यह कहा था कि हमारी फौजें वापस लौटना शुरू होंगी, पर 10 साल उसमें लगे। लेकिन मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब के पास आना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं भारत के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में, कि जिस तरीके से आधी अधूरी सफलता के बाद अमेरिका सेनाएं वापस लौट रही हैं और तालिबान उनके खाली किए गए सैन्य ठिकानों पर तो कब्जा कर ही रहा है, बाकी अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर रहा है, भारत के लिए कितना चिंता का सबब है? आने वाला समय हमारे लिए कितना मुश्किल भरा हो रहा है जिस तरीके से ये घटनाक्रम घटित हो रहा है? देखिए, सैन्य ताकत का एक असूल है जी कि यू शुड फाइट फॉरवर्ड, यू शुड फाइट इन द फ्यूचर जी। लेकिन भारतवर्ष की प्रथा रही है कि अब दिल्ली दूरस्थ, जी, हम तब लड़ेंगे जब सब दिल्ली से 150 किलोमीटर पानीपत पे कोई पहुंच जाए। सारी भारत की मुख्तलिफ लड़ाइयां पानीपत में हुई है और तीनों पानीपत की लड़ाई भारत ने हारी जी। मेरे हिसाब से तो भारत को एक फॉरवर्ड पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए थी अफगानिस्तान जी। एक अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि एक समय कोई 45% जो टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे वो या तो अफगान थे या अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके आए। ये 45 से मैं समझता हूं 50% तक ये नफरी थी उनकी। तो अफगानिस्तान का हमारी सिक्योरिटी से डायरेक्ट लिंकेज। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब बातचीत कर रहे थे अफगानिस्तान छोड़ने की, उस वक्त उन्होंने हमसे कहा था वुड यू लाइक टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। क्या आप कह रहे हैं कि साहब हम डैम बनाने के, पार्लियामेंट, हॉस्पिटल बनाने के पैसे देंगे, क्या आप अपनी फौजें वहां लगाना चाहेंगे अपना जो है नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए? तो हमने फट से मना कर मतलब अगर हमारी सुरक्षा औरों के कंधों पर रहेगी तो वो कच्ची रहेगी साहब, क्योंकि अमेरिका के डोमेस्टिक कंपल्शन, डोमेस्टिक इंटरेस्ट चाहते हैं कि ये 20 साल से लगातार चला युद्ध खत्म हो, उनकी कैजुअलिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएं और जो कोई तकरीबन 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर जो उन्होंने वहां खर्चा किया है वो जो हेमोराजिक है वो बंद हो। ठीक है साहब, हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। कश्मीर में ये एक नया दौर शुरू कर सकती है, बाकी हिंदुस्तान में नया दौर शुरू कर सकती है ये इस्लामिक जिहाद का। और जहां भी अनगवर्न्ड स्पेसेस होते हैं वहां ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन पनपेगी, फलेगी, फूलेगी और कुछ सालों बाद मैं तो समझता हूं कि अमेरिका को शायद वापस आना पड़ेगा। अब ये तालिबान इज नॉट 10 फीट टॉल। जब 2000 उन्होंने 9/11 के बाद वहां पे जवाबी हमला किया था तो तालिबान ने गलती करी, वो अपने आप को बिल्कुल चौधरी समझ बैठे थे। एक जो प्रॉपर पक्का आर्मी की तरह उन्होंने लड़ने की कोशिश करी और अमेरिका ने केवल एयर पावर का इस्तेमाल करके उनकी धज्जियां उड़ा दी। मतलब अगर कोई कहे कि तालिबान ने रूस को हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया, तालिबान ने कुछ नहीं किया साहब। वहां की टेरेन अगर आप गुरिल्ला वॉरफेयर वहां करें तो आप सदियों लड़ सकते हैं किसी भी ताकत से, और फिर सबकी थकान का कोई ना कोई हिस्सा होता है। ये बोलना कि तालिबान से बड़ा योद्धा कोई दूसरा नहीं है, बकवास है। आज के दिन में अगर वो एज अ स्टैंडिंग आर्मी लड़े तो उनके होश हवास के फाख्ते उड़ाए जा सकते हैं जैसे उड़ाए। लेकिन अमेरिका ने बीच रास्ते में जब उन्होंने तालिबान का सर कुचल दिया था, उन्होंने तवज्जो इराक की तरफ ले गए, सीरिया की तरफ ले गए, अफगानिस्तान को बिल्कुल भूल गए, छोड़ दिया, तालिबान को रीग्रुप करने का टाइम दिया। और आज बात यह आ गई है साहब कि तालिबान जो है फिर आपके सर पे चढ़ रही है, दुनिया को यह संकेत दे रही है कि उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं, महज बकवास। हाँ, तंग करने में, जिहाद फैलाने में, टेररिज्म फैलाने में उनका सानी नहीं।
ठीक है साहब। जी। लेकिन ये कहना कि वो सबसे ताकतवर फौज बन गई है दुनिया की, वो 7वीं सदी बहुत दूर है साहब। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं जी। कि अब हमको कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जी। अगर अमेरिका छोड़ के जा रहा है, जी। भारत हर साल 1 डिवीजन 1.5-2 ब्रिगेड कंट्रीब्यूट करता रहता है यूएन पीस कीपिंग मिशन के। जी। हम क्यों नहीं? देखिए, अफगानिस्तान की सरकार चुनी हुई सरकार है, जी। लोगों ने बहाल करी है, इलेक्शन से बहाल है, लेजिटिमेट सरकार है, दुनिया भर की सरकारों ने मान्यता दी है। व्हाई कांट इंडिया टेक द केस फॉर ए यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जिसके लिए केवल हम पैसे नहीं देंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पैसा देगी, हमको पैसा मिलेगा वहां जी। लड़ने के लिए। तो हमको ऐसा करना चाहिए। बख्शी साहब, आप जो नजरिया दे रहे हैं, पर देश जिस दिशा में जा रहा है उससे बिल्कुल विपरीत है। मंजीत सिंह पुरी साहब से तो मैं इसके संदर्भ में बात करूं, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि देश की राजनीति का एक चर्चित किरदार है, नाम उनका दिग्विजय सिंह है। उन्होंने सबसे पहले इस बात को सार्वजनिक किया कि भारत सरकार तालिबानियों के साथ में बातचीत कर रही है। बाद में इसकी पुष्टि भी हुई कि भारतीय अधिकारियों का एक दल दोहा में तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। आपसे समझना चाहता हूं कि जब तालिबान वास्तविक तौर पर अफगानिस्तान में सत्ता में आया था तो कुल दुनिया के 3 देशों ने उसे मान्यता दी थी, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। पर अभी सत्ता में आने से पहले ही हम बात कर रहे हैं, क्या तालिबान की ताकत को भारत ने मान्यता दे दी है? क्या तालिबान के भविष्य को भारत ने पहचान लिया है और इसलिए हमने मान लिया कि अब तालिबान आएगा तो हम उसके साथ में राजनीतिक संबंध रखेंगे, क्योंकि उसके अधिकृत रूप से सरकार बनने से पहले ही हम इस दिशा में बढ़ चले हैं? कितना चिंताजनक मानते हैं इस बातचीत की शुरुआत को आप बतौर फौजी अफसर? देखिए साहब, एक जब वो अफगानिस्तान की बातचीत हो रही थी, खलीलजाद साहब और ये सब अमेरिका के अंदर डिस्कशन हो रही थी, तो वो कह रहे थे साहब वियतनाम जैसा होना चाहिए कि अमेरिकन विड्रॉल और द कोलैप्स जैसे कि साउथ वियतनाम में हुआ था, उसके बीच में एक डिसेंट वक्फा होना चाहिए। वो डिसेंट वक्फा नहीं आपको मिलने का शायद चांस मुझे कम ही लग रहा है। ठीक है साहब, लेकिन बिल्कुल ही हथियार डाल देना तालिबान के सामने, अभी से उसका सर 7वें आसमान पे चढ़ा देना, क्या अफगानिस्तान की फौज हारी है? जो की कंट्रोल सेंटर्स हैं क्या वो गिर चुके हैं? नहीं साहब, अभी जो अफगान फौज है, देयर इज प्लेंटी ऑफ फाइट लेफ्ट। और अगर अफगानिस्तान की फौज मान लीजिए घुटने भी टेक देती है, क्योंकि वहां पे एक हवा पूरी इंटरनेशनली बढ़ाई जा रही है, तालिबान तक, तालिबान का सिर चढ़ाया जा रहा है, तो मेरा कहना यह है साहब कि जब इसके पहले भी तालिबान वो हावी हुई थी, तब भी नॉर्दर्न अलायंस ने उसको जम के मुकाबला दिया। नॉर्दर्न अलायंस को फिर खड़ा किया जा सकता है। वो जो डेमोग्राफिक बैलेंस है अफगानिस्तान में, वो तो साहब 45-55 पे है ऑलमोस्ट, और जो नॉन पश्तून हैं उनकी भी संख्या बहुत है, और वो आप समझते हैं कि बिल्कुल एड़ी के तले कुचले जाएंगे तालिबान के? ये नहीं होगा साहब, ये नहीं होगा, ऐसा कहना है बख्शी साहब का। मैं वैदिक साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मंजीत सिंह पुरी साहब मेरे सवाल के संदर्भ में कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार उनका नजरिया समझता हूं भारत की बातचीत तालिबानियों के साथ में, इस पर वो कोई नजरिया साझा करेंगे क्या हमारे साथ? धन्यवाद। देखिए, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, कौन लोग कितने अच्छे हैं नहीं है वो बात को जरा छोड़िए। देखिए, अमेरिकन जो है वो तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, एक किस्म का पीस डील वहां पर डाली जा रही है, चाहे आप और मैं कहें कि ये पीस डील तो सेल आउट है, ये है वो है, जो मर्जी हम, एक किस्म की डील वहां पर डाली जा रही है। और ये नहीं मतलब कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसके बारे में जानती नहीं, कौन कौन से टेबल पे बैठा वो अलग बात, वो बिल्कुल जानते हैं क्या हो रहा है, उनको पता भी है। वो अभी तो अशरफ घनी साहब और अब्दुल्ला दोनों अमेरिका गए, जो बाइडेन जी से मिले, सबको बिल्कुल पता है क्या हो रहा है। इस सिचुएशन में कंसिडरिंग कि हमें जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, क्या ये सेंसिबल लगता कि हम कहें कि हम तो नहीं बात करेंगे, हम तो बिल्कुल पीछे ही हटे रहेंगे? देखिए, जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, उसके हम अगेंस्ट हैं, उसके खिलाफ हैं, और आतंकवाद और इस किस्म के आइडिया से बिल्कुल हम वंचित। लेकिन जो भी वहां पर परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति से बात रहिए तो रिमेंबर यू डू इट एट योर ओन पेरिल। इंटरनेशनल रिलेशंस में डायलॉग और वेव, जो जिसको कहते हैं कि थोड़ी बहुत बातचीत
कोई ना कोई चैनल जरूर रखना चाहिए। अमेरिकन ने हमको ये वाला बताया, हमने भी खुद देखा, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेट देयर बी डायलॉग, आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे क्या होता है अभी इस पे मंजीत जनरल सिंह साहब बख्शी कह रहे हैं बातचीत की गुंजाइश तो रखी जाए। बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अफगान सरकार को पूरा खारिज कर दिया है। यह नजरिया मंजीत सिंह पुरी साहब का है। लेकिन मैं अब उस शख्स के पास रुख कर रहा हूं जिनका नाम वेद प्रताप वैदिक है। वेद प्रताप वैदिक जी के अफगान से बहुत ही नजदीकी संबंध रहे हैं, वहां के राजा के साथ में उनकी निकटता के बड़े चर्चे रहे हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान जिसको आप जानते थे, पहचानते थे और जहां के लोग आपको बहुत मानते थे, अब वहां के वर्तमान और भविष्य को लेकर आपका नजरिया क्या है? जो अफगानिस्तान जहीर शाह के नेतृत्व में फला फूला था 40 साल तक, किस स्थिति में पहुंच गया है? और ऐसे में वर्तमान घटनाक्रम आपको कितना आतंकित या आशंकित करता है वैदिक साहब? देखिए, अफगानिस्तान की आज जो स्थिति है जी, वो बहुत ही चिंताजनक है जी, अभी थोड़ी देर पहले ही अफगानिस्तान के कुछ बड़े नेताओं से, अलग अलग किस्म के नेताओं से मेरी बात हुई है। जी, वहाँ काफी परेशानी महसूस वो लोग कर रहे हैं, जी, लेकिन उनका ये कहना है, उनके रक्षा मंत्रालय के कुछ ऊंचे अफसरों से भी बात हुई, कुछ मंत्रियों से बात हुई, कुछ पुराने मंत्रियों से बात हुई, जी, और पठानों से भी बात हुई, उज़्बेक से और ताजिक लोगों से भी बात हुई। जी, मुझे उनका आत्मविश्वास जबरदस्त लग रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो हमलावर आतंकी लोग हैं, तालिबान हैं या कोई और हैं, उनका मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर रखी है। जी, लेकिन इसके अलावा हमको ये विश्वास है कि एक संयुक्त सरकार तालिबान की और इस समय अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला जो हैं, इनकी एक संयुक्त सरकार बन जाएगी। ऐसा मुझे आज ही काबुल के कई नेताओं ने कहा है, कुछ पत्रकारों ने भी कहा है। जी, और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। जी, जहाँ तक तालिबान का प्रश्न है, देखिए, तालिब का मतलब होता है विद्यार्थी और तालिबान उसका बहुवचन है। जी, इन तालिबान लोगों से मेरा बराबर संपर्क रहा है। जब मैं 55 साल पहले, 50 साल पहले काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बाद में वहाँ पढ़ाता भी था, तो बहुत से ऐसे नेताओं संबंध रहा है कि जो अब तालिबान बन चुके हैं। जी, अब तालिबान लोगों का रवैया वैसा नहीं रहा है जैसा कि वो आज से 20 साल 21 साल पहले था। जी, अभी तालिबान ने कश्मीर के सवाल पर बहुत साफ साफ कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें हमारी दखलंदाजी का कोई कारण नहीं। जी, जो हमें डर था, और हमारा डर साधार था कि भारत में जो आतंकवाद फैलता है कश्मीर वगैरह में, जैसा कि अभी हमारे जनरल साहब ने कहा, फौजी जनरल साहब ने कहा जी, कि उसमें बहुत सारा जो दोष है जी, वो काबुल से शुरू होता था। जी, आतंकवाद का गढ़ काबुल को लोगों ने बना रखा था। जी, तो मुझे लगता है कि एक कारण ये भी है कि तालिबान अब शायद बात करने को तैयार हो जाए, उनकी नीति बदली है। जी, पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान खुद बहुत परेशान है। तालिबानों के कभी वो पक्ष में बोलता है, कभी विपक्ष में बोलता है। अमेरिका, बाइडेन सरकार चाहती है कि कुछ हवाई अड्डे दे दिए जाएं पाकिस्तान में, कि जब अगर तालिबान हमला करें तो पाकिस्तानी हवाई अड्डों से उनका मुकाबला किया जा सके। इमरान खान ने साफ मना कर दिया वो देने से। लेकिन महमूद कुरैशी, उनके विदेश मंत्री और उनके कई विदेश सचिवादी भी कह चुके हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर अतिवादी राज्य नहीं चाहते हैं, आतंकवादी राज्य नहीं चाहते हैं। जी, यानी इस समय स्थिति ऐसी है कि आप साफ साफ नहीं कह सकते कि तालिबान अगर आ गए तो वैसा ही अतिवाद चलाएंगे जैसा कि 20-22 साल पहले चलाते थे, जी, और नहीं आप ये कह सकते हैं कि तालिबान अगर आ गए तो वो कोई बहुत अच्छी सरकार चला पाएंगे। जी, क्योंकि अभी से औरतों को उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जे किए हैं डराना शुरू कर दिया है। जी, और तालिबान का ये भी है कि वो एकदम इस्लामी राज कायम करना चाहते हैं, जी, शरीयत का राज करना चाहते हैं। कि अफगानिस्तान के पठान मुझे ये बताया करते थे कि हम शरीयत वरीयत को हम नहीं मानते हैं, हम पश्तून वाली को मानते हैं। वो अपने कानून को, जो कि आर्यन कानून है उनका पुराना, उसको पश्तून वाली बोलते हैं। बोले अरब लोग हमको कानून सिखाएंगे क्या, अरब लोग हमको नैतिकता सिखाएंगे क्या? हम लोग पठान लोग हैं, हम लोग आर्य लोग हैं, हम लोग हजारों बरस से
यहाँ रहते रहे हैं, सारी दुनिया में हम फैलते रहे हैं, सारी दुनिया को हम सिखाते रहे हैं। हम क्या अरबों से सीखेंगे? अगर डॉक्टर अब्दुल्ला और अशरफ गनी दोनों मिलके उनसे समझौता कर लें, तालिबान से कोई इनकी संयुक्त सरकार बन जाए और बाद में वो चुनाव करा ले, तो हो सकता है कि एक बड़ी चीज हो जाए, स्थिरता कायम हो मैं जाए। आपको बीच में रोकते हुए जानना चाहूंगा कि हमारी उम्मीद कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं हो रही है तालिबान के संदर्भ में। तालिबान का एक इतिहास है, तालिबान की मदद से अल-कायदा वहां पर गतिविधियों का संचालन पूरी दुनिया में करता दिखाई देता है। इस्लामिक स्टेट के तौर पर भी वहां पर एक संगठन है जो गतिविधियां करता रहता है। तालिबान ने अमेरिकन फौजों के जाने भर की देर हुई है कब्जा करना चालू कर दिया है, और ऐसे में भी आप निर्वाचित सरकार या वर्तमान सरकार की बने रहने की कोई उम्मीद कर रहे हैं क्या? जिस संदर्भ में बख्शी साहब कह रहे थे कि हम तभी जागते हैं जब 150 किलोमीटर पर फौजें आके खड़ी हो जाती है पानीपत में, हम कमोबेश उसी दिशा में नहीं जा रहे कि तालिबान के संदर्भ में उनका अतीत इतना काला, जिनकी धारणाएं, जिनकी मान्यताएं किसी भी आधार पर आधुनिक समाज में कहीं ठहरती नहीं है, ऐसे लोगों के संदर्भ में कोई उम्मीद वाकई जायज है? ये आपने जो सवाल उठाए हैं जी बिल्कुल ठीक है, मौजू हैं, लेकिन मुझे ये कहना है कि 20 साल में तालिबान ने भी बहुत कुछ सीखा है। जी उनके लोग दोहा में रहकर चीन जाके, रूस जाके, तुर्की जाके, अमेरिका जाके, तालिबान अमेरिका भी गए हैं। जी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जी पहले मुझे तालिबान के जो प्रतिनिधि होते थे, कूटनीतिक प्रतिनिधि, जी अमेरिका ने, जैसा आपने कहा कि सिर्फ 3 राज्यों ने मान्यता दी थी, जी पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब, लेकिन अमेरिका में भी तालिबान के प्रतिनिधि वहाँ रहते थे और उनकी हैसियत राजदूत की थी। जी वो मुझसे भी गुपचुप मिला करते थे 20 साल पहले, बल्कि 21 साल पहले 99 या 2000 में मुझसे मुलाकात होती थी उन लोगों। जी तो उस समय जो रवैया था तालिबान का, और अब जो तालिबान के कुछ नेताओं से मेरी बात होती है, उनका रवैया काफी बदला हुआ है। तो मुझे लगता ये है कि कोई बातचीत चलना चाहिए, और ये बातचीत भारत सबसे बढ़िया करा सकता है। तालिबान लोग और जो वहाँ की सरकार है, अफगानी सरकार है, जी दोनों को मिलाने का काम भारत को करना चाहिए। और अभी जैसा कि कहा गया, जनरल साहब की बात बड़ी नई बात है कि भारत वहाँ फौज भेज दे। देखिए, भारत की फौज वहाँ जाए, ये प्रस्ताव 1981 में प्रधानमंत्री बबरक कारमाल, जो कि मेरे पर्सनल फ्रेंड थे, जब मैं काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वो मेरे साथ बसों में घूमते थे, बबरक कारमाल ने मुझे पर्सनली ये प्रस्ताव किया कि आप भारत की फौजें भेज दीजिए। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मैं बात करके पहले से गया था कि वो फौज हमारी मांगेंगे और हमको मना कर देना है। इंदिरा जी इस बात से पूरी तरह सहमत थी। हमने अपनी फौजें नहीं भेजी, लेकिन उनकी फौज के कुछ लोगों को हमने यहाँ ट्रेनिंग जरूर दी। आज अगर हम अपनी फौज भेजेंगे तो हमको बहुत बड़ा खतरा होगा, हमारे हजारों सैनिक मारे जाएंगे। अमेरिका के भी 2-3 हजार सैनिक मारे गए हैं। आपको याद है ना, 1832 में, 42 में, 1838-42 में जब पहली बार ब्रिटिश फौजें गई थी, अफगान युद्ध, पहला अफगान युद्ध, 15,999 फौजियों को कत्ल कर दिया उन्होंने। एक सिर्फ डॉक्टर ब्राइडन बच के निकले, केवल एक सैनिक वापस लौटा था। और रूसी फौजों को भी उन्होंने खत्म करके भगा दिया और अमेरिकी फौजों को भगा दिया। तो जब इन 3 बड़े साम्राज्यों की फौजें वहां से कत्ल करके भगा दी गई, तो आप क्या समझते हैं कि भारत की फौजें वहां कुछ कर लेंगी? वहां कुछ कर लेंगे? ये वैदिक साहब का सवाल है, और इस सवाल पर बख्शी साहब हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। मुझे जाना प्रोफेसर मोहम्मद मुहिब उल हक जी के पास है, लेकिन एक बार मैं बख्शी साहब का हस्तक्षेप सुनता हूं, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करता हूं, और फिर हक साहब आपकी ओर रुख करता हूं। जी बख्शी साहब। नहीं, बड़ा महंगा मंडन हुआ है। तालिबान कितने अच्छे हैं, कितने भयानक फाइटर हैं। जी मैं आपको बता दूं कि अगर इतिहास में एक फौज ने इनकी ऐसी तैसी करी है, वो थी महाराजा रणजीत सिंह की फौज, जिसमें कि जो अपने हरि सिंह नलवा वो जलालाबाद के ऊपर उसने कब्जा किया और उसके थर थर कांपते थे। और जो पूरा इंडस के साउथ पे जो अफगानिस्तान का हिस्सा था, जिसे आज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह कहा जाता है, ये सिख फौजों ने कब्जा किया। और आज भी ये पाकिस्तान के पास, ये अफगानिस्तान के पास नहीं गया। तो कहना कि कोई फौज तो साहब कभी जीती नहीं है, हमको इतिहास को जरा ध्यान से देखना चाहिए।
हमारे भारतवर्ष की महाराजा रणजीत सिंह की फौजें वहां अच्छी तरह से पता करके आई हैं। मेरा कहना सिर्फ यह है, प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स जी। मैं कह रहा हूं कि भारत को अकेला लड़ना बेवकूफी होगी जी। मैं कह रहा हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जो हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में हमने हजारों फौजें भेजी जी। डिविजन हमारी जा चुकी है, 2 डिवीजन कांगो में और कितनी ब्रिगेड्स हमारी सब जगह लगी है। तो इस तरह अगर कई देशों की मिली जुली फौजें जाएं इन सपोर्ट ऑफ द लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो स्ट्रेंथन कर सकती है अफगान फौज को वहां पे स्टे ऑन करने का। बख्शी साहब बहुत ही एक अलग नजरिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूएन की फौज वहां पे तैनात होनी चाहिए, भारत की उसमें मौजूदगी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है कि जिन अफगानियों के संदर्भ में, जिन तालिबानियों के संदर्भ में हम ये बात करते हैं कि उन्हें हराना बड़ा मुश्किल है, 3 बड़े देश शिकस्त खाकर वहां से वापस लौटे हैं, ब्रिटिश, सोवियत संघ और अमेरिका। लेकिन भारत में बैठे हुए लोगों को इस बात का गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, यहाँ के महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य में अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा शामिल हुआ करता था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन इसकी रोशनी में प्रोफेसर मोहम्मद मुहिब उल हक हमारे साथ में हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक जी का ये कहना है कि तालिबान ने अपना तरीका बदला है और दुनिया ने भी अपना नजरिया बदला है, इसलिए तमाम लोग उनके साथ संवाद कर रहे हैं। पर हक साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस विचार पर तालिबान है, जिस आधार पर यह पूरा संगठन गढ़ा गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की जिंदगी मुहाल हो रखी है, जिसके अंदर 10 साल से ऊपर की लड़कियों का स्कूल जाना भी प्रतिबंधित रहता है, जिस विचार के साथ वो है, क्या उनके साथ कोई सभ्य समाज आज के दौर में बात करने लायक है और ये किया जाना चाहिए, या हमने अपने हथियार गिरा दिए हैं उनकी कट्टरता के आगे और कुल मिला के चाहे कि आप अपने इलाके में जो करना है करो, बस हम लोगों को बख्श दो? हम कुल मिला के इस भूमिका में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी कंट्री जो गाइड होती है जी, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से गाइड होती है। जी। अगर अमेरिका, जिसने उन्हें बिल्कुल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा था, वो उनसे निगोशिएट कर सकता है कतर में बैठ करके, और डीप स्टेट जिस तरह से काम करता है, कैलेंडरस्टाइन मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग्स उनकी चल रही थी जी। हमें यह समझना चाहिए कि अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान का बैकयार्ड है जी। हम वहां पे पहली बात कि अगर फौज भेजने की जहां तक बात हो रही है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि लैंडलॉक्ड कंट्री और हमारा बॉर्डर कहीं भी अफगानिस्तान से टच नहीं करता जी। चाइना का बॉर्डर टच करता है, पाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है, ईरान का बॉर्डर टच करता है, उज्बेकिस्तान का करता है, ताजिकिस्तान का करता है जी। आप ये अंदाजा लगाइए कि हम अगर अपनी फौजें भेजते हैं तो हम टोटल डिपेंडेंट हो गए इन कंट्रीज पे जिनके साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं वो हम सब जानते हैं, पहली बात जी। दूसरी अहम बात, तालिबान का जहां तक ताल्लुक है, मैं ये नहीं समझता ये इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट की तरह के तालिबान अशरफ गनी और अब्दुल्ला की कोशिशों से एक साझा गवर्नमेंट वहां पे बन जाएगी जी। जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है तालिबान की, वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन है जी। और उस एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन में डेमोक्रेसी की कोई हैसियत नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ कुफ्र फॉर देम जी। डेमोक्रेसी की जब कोई हैसियत नहीं है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट उनके अपने आप में, उनके जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन में इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई हैसियत उनके नजदीक नहीं होती है जी। वो तो एक मिलिटराइजेशन मिलिशिया है जो कब्जा करती है, कब्जा करके, और आपने देखा था कि जैसे नजीबुल्लाह को पोल पे लटका दिया था। कोई ठीक नहीं है कि ये जो इलेक्टेड लीडर्स हैं इनका भी अंजाम वहीं पे हो जी। लेकिन भारत का जहां तक ताल्लुक है कि भारत अभी एक बहुत ही रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है जी। और मैं ये समझता हूं कि बहुत ही वाइज पॉलिसी है जी। हम आइसोलेट होकर के नहीं बैठ सकते, ना ही हम फौज भेज के इंटरवीन कर सकते हैं जी। हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन नहीं कर सकते हैं। तालिबान को इंगेज करना हमारे लिए क्या है? हम अफगानिस्तान से चाहिए क्या? हमें अफगानिस्तान से सिर्फ ये चाहिए कि आप अपने मर्सिनरीज को हमारी कंट्री में मत भेजिए, आप जिहादियों को यहां पे लड़ने के लिए मत भेजिए। तो जब ये इंटरेस्ट हमारा है तो तालिबान से यही तो एश्योरेंस हम चाहते हैं। अगर हम मान लिया सीक्रेटली बात कर रहे हैं, कोई कैलेंडरस्टाइन मीटिंग चल रही है, तो मैं समझता हूं कि वन ऑफ द वाइजेस्ट पॉलिसीज दैट हैव बीन फॉलोड बाय द इंडियन स्टेट एंड इट इज अ वेरी वाइज पॉलिसी दैट मस्ट बी फॉलोड। मैं आखिरी बात के तौर पे ये कहूंगा कि देखिए, मिलिट्री पर्सपेक्टिव अलग होता है, बख्शी साहब की बहादुरी और उनके जो अपने एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं पूरी साहब की बात से, और खास करके अभी जो हमारे प्रताप साहब बात कर रहे थे, मैं इससे बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूं
स्पेस सिर्फ मिलिट्री स्पेस नहीं होता है, एकेडमिक स्पेस होता है, पॉलिटिकल होता है, डिप्लोमेटिक होता है। हर चैनल पे आप इंगेज कर सकते हैं। मिलिट्री तो बहुत ही लास्ट में आता है, और मैं नहीं समझता हूं कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में हमारा कोई मिलिट्री इंटरवेंशन दैट इज अनवारंटेड एंड दैट विल बी डिजास्टर्स। तो कुल मिलाकर हक साहब ये कह रहे हैं कि तालिबान के संदर्भ में वो अफगानिस्तान में क्या करेगा इससे बहुत सरोकार नहीं रखनी चाहिए। तालिबान अगर सत्ता में आता है, तालिबान अगर प्रभावी होता है, तो भारत में डिस्टर्ब ना करे, हमें केवल इतना सुरक्षित करने की जरूरत है। हमारी सरकार इस नजरिए के साथ है और इसी के तहत उनसे बातचीत करके वैसा माहौल बना रही है। पर क्या जो लोग पूरी दुनिया में इस्लामिक राज्य कायम करने की भावना के साथ सक्रिय हैं, वो भारत को इतनी आसानी से बातचीत के आधार पर छोड़ देंगे? क्या ये वाकई रियलिस्टिक है? क्या ये वाकई व्यवहारिक है? एक नजरिया है जिसमें मैं पुरी साहब के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले बख्शी साहब का हस्तक्षेप सुनना चाहता हूं। जी बख्शी साहब। देखिए साहब, ये जो उम्मीदें जताई जा रही है कि हम तो तालिबान से बात करेंगे, गजब ढा देंगे, मिरेकल कर देंगे, हृदय परिवर्तन कर देंगे, ये ख्याल गालिब अच्छा है दिल को लुभाने के लिए जी। तालिबान की असलियत हम सब जानते हैं। क्या बेरहमी से कमीनों की तरह उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों से बर्ताव किया है, और किस तरह हमारा वो जहाज यहां से जब वो हाईजैक हुआ था उनकी क्या भूमिका रही थी। और अब साहब हाल के दौर में तो हमारी कॉन्सुलेट्स, हमारी जो वहां पे है भारत की इंस्टीट्यूशन, उनपे हमला कर चुकी है। तो आप समझते हैं कि हमारे बड़े चतुर जो कुछ है डिप्लोमेट, वो जाएंगे, इतनी उनमें क्या कहते हैं उनमें उनका करिश्मा इतना ज्यादा है कि वो तालिबान को अपने हाथ से खिलाने लगेंगे साहब। तालिबान चाटेंगे उनके तलवे और उनके गुण गाते नहीं थकेंगे। आई थिंक यू आर लिविंग इन ला ला लैंड। कुल मिला के बख्शी साहब खारिज करते हैं इस प्रकार की बातचीत की कोशिशों के कोई सकारात्मक परिणाम के संदर्भ में। ये केवल समय काटना है। लेकिन मंजी पुरी साहब, एक नजरिया मोहिब उल हक साहब ने कहा रियलिस्टिक चल रहे हैं हम, पर मेरा आपसे सवाल है, जिनका इतिहास बर्बरता का है, जिनके तौर तरीके अभी भी इसी रूप में दिख रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो अलग बात, लेकिन अफगानिस्तान में जो वो कहर ढा रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कल ही उन्होंने ईरान के साथ लगने वाली सीमा पर बेरहमी से अफगानी सैनिकों का कत्ल करते हुए कब्जा किया है। उन लोगों के साथ अब वो बदले हुए स्वरूप में रहेंगे, बेहतर स्वरूप में रहेंगे। कुछ ज़्यादा आशावादी होना नहीं है। कि आपको नहीं लगता है कि बातचीत का सिलसिला भले ही रहे, पर भारत के लिए और दुनिया के लिए वाकई एक नई चिंता का वातावरण बन गया है? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का आना दुनिया में एक बार फिर आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का कारण हो सकता है। क्या इस आशंका को मंजीव सिंह पुरी जैसा सुयोग्य कूटनीतिज्ञ खारिज करता है? द्विवेदी जी, देखिए, मेरे को एज आई सेड कोई बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि तालिबान की जो हिस्ट्री है प्रॉब्लमेटिक जी, उसके साथ आप ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर फ्यूचर के लिए आप भरोसा नहीं कर सकते। मैं कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद यू, लेकिन यहाँ गेम भरोसियों की नहीं है जी। यहाँ गेम ये है थोड़ा सा रियलिज्म, थोड़ा सा आप कीप वेरियस ऑप्शंस ओपन एंड ट्राई एंड सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू। मैं आपको कुछ और थोड़ा सा कहता हूँ जी। जनरली स्पीकिंग यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि देखिए अमेरिका तो भाग जा रहा है, पाकिस्तान की जीत हो गई और हमारे लिए मुश्किल हो गई जी। देखिए, मैं इस चीज को खारिज नहीं करता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर तालिबान वहां स्ट्रेंथ में आया और उसी तरीके से पुराने तरीकों से अगर उन्होंने सरकार चलाई जो आतंकवाद को फैलाती है, जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी एट एन एक्सट्रीम उस किस्म के तरीके से जाती है, तो सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को होगा जी। जो भी अगर थोड़ी बहुत खुशी की लहर आप देख रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगा। याद रखिएगा, दो तीन चीजें हिस्ट्री की बात है जी। हम लोग जिस तरह चाइना के साथ मैकमाहोन लाइन के बारे में बात करते हैं, ये वेस्टर्न साइड पे एक डूरैंड लाइन है, बहुत फेमस। सारी दुनिया उसको मानती है कि अफगानिस्तान और उस समय जो था इंडिया पाकिस्तान, वो डिवाइडिंग लाइन है, लेकिन ये पश्तून नहीं मानते उसको जी। और पाकिस्तान इसको यूज तो कर पाता जब एडवर्स सिचुएशन में आता, लेकिन अगर सिचुएशन वहां पर ऐसी बनी कि सिचुएशन में वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं, तो पाकिस्तान को जिसको कहते हैं लेने की देने पड़ जाए
जी। और ये चीज हमें नोट करनी पड़ेगी। साथ में प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि भाई देखिए, सरकार आ रही है नहीं आ रही, वी विल सी, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, पिछले 20 साल में भारत भी बहुत बदल गया, हमारी क्षमताएं बदल गई हैं, दुनिया भी बहुत बदल गई है। उन्होंने ये भी देख लिया कि तालिबान आप क्या कर सकते हैं और क्या हम आपके साथ कर सकते हैं, ये आप भी नोटिस करिएगा। रूस, चाइना जो है, उनको भी अगर इंटरेस्ट है तो दूसरी साइड उनको भी उनसे खौफ और डर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सिचुएशन गल्फ में भी काफी चेंजिंग सिचुएशन, इस सिचुएशन को अगर आप मद्देनजर रखिए तो हमें उनके साथ थोड़ा सा लाइन तो रखनी पड़ेगी। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर, हाउ दे डू थिंग्स, हमें आगे देखना पड़ेगा। तो मंजीत सिंह पुरी साहब की बात पर अगर हम जाए तो उनका मानना है कि पूरा भरोसे की बात नहीं है, पर पूरी तरीके से संवाद खत्म कर दें ये भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें अपनी तैयारी रखनी है, हमारा अपना तेवर है, हमारी अपनी मजबूती है, लेकिन साथ साथ बातचीत की गुंजाइश तो बनाए रखनी चाहिए। हक साहब इसमें कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार हक साहब की बात सुनते हैं और फिर जाके बख्शी साहब भी कुछ कहना जा रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे। जी हक साहब, आपका कोई नजरिया, आप बीच में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। पूरी साहब की बात से मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूं। सबसे पहली बात यह कि हिस्ट्री से ही सारी चीजें डिटरमिन नहीं होती जी। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि अमेरिका भी किसी जमाने में पाकिस्तान के अलायंस में था और उसका 7th फ्लीट तो हिंदुस्तान पे हमले की तैयारी कर रहा था जब हमारी वॉर चल रही थी पाकिस्तान से जी। तो क्या हमने अमेरिका से आज नेगोशिएशन करने के बाद आज अमेरिका के हम क्लोजेस्ट फ्रेंड में हम क्वाड का पार्ट बन रहे हैं, चाइना को हम काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ हिस्ट्री देख करके 20 साल पहले 22 साल पहले क्या है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी इन द इंटरनेशनल एरिना। जब टाइम और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी बनते हैं और जो नेशन स्टेट्स होते हैं उनको उसी हिसाब से नेगोशिएट करना पड़ता है। आप ये कह दें कि 22 साल पहले उनका बिहेवियर ये था इसलिए हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे, इसका मतलब कि वी आर इनवाइटिंग आइसोलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस में आइसोलेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। और एक ऐसी कंट्री हिंदुस्तान जो जिसके ग्लोबल एम्बिशन है, जो ग्लोबल पावर बनने जा रहा है, उस कंट्री को अपने बैकयार्ड में इतने नजदीक में हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा हक साहब, फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इतना अच्छा हम बोल रहे हैं, इतनी अच्छी सार्थक पहल बता रहे हैं, अमेरिका ने तो खुलेआम तालिबान से बातचीत की, बाकायदा दोहा पैक्ट के रूप में वो सार्वजनिक हुआ, पर भारत सरकार ने बातचीत की, इसकी जानकारी भारत सरकार से नहीं हुई, इसकी जानकारी वर्तमान सरकार के घोर विरोधियों में शुमार दिग्विजय सिंह के द्वारा हुई। और दिग्विजय सिंह का यह कहना था सारे के सारे भाजपा के नेता पीछे पड़ गए, दिग्विजय सिंह की सोच ही तालिबानी है, इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक शामिल थे। आपसे समझना चाहूंगा, अगर वाकई इतनी सार्थक पहल थी, इतनी बुद्धिमत्ता थी, इतनी कुशाग्रता थी, आपने अपनी तरफ से अनाउंस नहीं किया पर सार्वजनिक हुआ अगर दिग्विजय सिंह के द्वारा, तो भारत सरकार ने अब तक इस बात को विधिवत क्यों नहीं कहा कि हाँ वाकई इस कोशिश में हम हैं, बदली हुई परिस्थितियों में हम हैं? थोड़ा इसके संदर्भ में भी दृष्टि देंगे आप? अगर वाकई इतनी ईमानदार कोशिश है, इतनी सफल कोशिश है, इतनी सार्थक कोशिश है, तो भारत सरकार से जुड़े हुए तमाम लोग दिग्विजय सिंह के पीछे क्यों पड़ गए थे? देखिए, दिग्विजय सिंह सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और भी थे, लेकिन बहरहाल उससे हम अलग हट करके बात करते हैं कि भारत ने जिसको कहते हैं ना कि आइस ब्रेकिंग जो शुरुआत की है, तालिबान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, वो हमारे यहाँ हाईजैकिंग के लिए या मसूद अजहर को ले जाने के लिए जिम्मेदार थे, हमारा कोई नेगोशिएशन नहीं था। हमने एक नेगोशिएशन का चैनल खोलने की कोशिश की है और देखिए जो नेगोशिएशन का चैनल खोलने की कोशिश की, दैट इज काउंटर बैलेंसिंग पाकिस्तान। आपने देखा अमेरिका ने भी जो शुरुआत की थी गुड तालिबान और बैड तालिबान से शुरुआत की थी। जो अमेरिका पे अटैक नहीं करते थे, उनकी फोर्सेस पे अटैक नहीं करते थे, उनको गुड तालिबान कहते थे। जो लोग नेगोशिएट करते थे उनको गुड तालिबान कहते थे। बैड तालिबान वो थे जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे। तो अल्टीमेटली वो कंट्री जिसने 9/11 झेला है, वो कंट्री जिसने वहां जाके ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट जस्टिस शुरू किया और 20 साल तक वहां लड़ते रहे, अपनी बहुत सारी कैजुअलिटीज भी सही हैं, तो सोचिए जब वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, तो ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो इमर्ज कर रहा है उसमें हिंदुस्तान आइसोलेशन में नहीं रह सकता। अगर अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है, आप क्या समझ रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हमारी गवर्नमेंट के बीच में और अमेरिका के बीच में नहीं हुई होगी या और दूसरे कंट्री से नहीं हुई होगी? सारी चीजें बहुत पब्लिक नहीं की जाती डिप्लोमेसी के। आपके बीच में बड़े डिप्लोमेट मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे, सारी चीजें बहुत पब्लिक नहीं की जाती। वो ठीक है, कोई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ने खुद चाहा होगा कि वो लीक हो जाए और लीक हो गया। अदरवाइज कोई और भी बहुत ऐसे नेगोशिएशन हो चुके होंगे जिसकी कोई इंफॉर्मेशन, जिसकी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं होगी। बख्शी साहब लेके असहमत है इन तर्कों से, एक बार सुनते हैं उनकी असहमति को और फिर
एक बार वैदिक जी से समझने की कोशिश करेंगे कि कुल मिलाकर क्या अफगानिस्तान के हिस्से में गोला बारूद ही रहना है या इससे इतर भी कुछ देखने की उम्मीद वहां के लोगों के संदर्भ में हम कर सकते हैं? पहले बख्शी साहब की बात सुनते हैं। देखिए साहब, हमें कहा जा रहा है कि इतिहास बदलता है जी। ये भी जॉर्ज समतानिया की कहावत है कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो उसे दोहराते हैं। जी। क्या इतिहास बदला है साहब अफगानिस्तान का? जी। अफगानिस्तान ने डायरेक्ट अटैक्स किए हैं आपकी इंस्टॉलेशंस पे, आपके जो बंदे हैं अफगानिस्तान में 20 साल पहले नहीं, मैं पिछले 2-3 सालों की बात कर रहा हूं। जी। अटैक्स हुए हैं आपके ऊपर साहब। आप उनको दरकिनार करके आप बातचीत करेंगे। यू सी, यू मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव इन योर थिंकिंग। सब्जेक्टिविटी इन थिंकिंग बहुत भारी प्रॉब्लम कि हम चाहते हैं ऐसा और हम कर लेंगे, हम इतनी बढ़िया बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा आप अच्छी बातचीत करते हैं, बट यू मस्ट हैव द पावर टू पनिश। अमेरिका अगर गुड तालिबान और बैड तालिबान करता है तो वो बैड तालिबान के परखच्चे उड़ा देता है। यू हैज दैट पावर। लेकिन हम अगर सिर्फ डिपेंड करेंगे कि हमारी जबान ही चलेगी साहब, हम तो बातचीत के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है भारतवर्ष के पास। आपने ताजिकिस्तान में एयरबेस क्यों बनाया? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कहीं ना कहीं साहब यू विल हैव टू ग्रो अप। तो बख्शी साहब का स्पष्ट तौर पर मानना है इस बातचीत के आधार पर भरोसे पर रहेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। लेकिन मैं वैदिक साहब के पास में रुक करता हूं, वैदिक साहब से समझने की कोशिश करता हूं, थोड़ा अफगानिस्तान के संदर्भ में रोशनी दें कि कुल मिलाकर पिछले 4 दशक अफगानिस्तान के हिस्से में है तो बर्बादी है, बारूद है, बवाल है। क्या वो देश इसी प्रकार का है जहां के लोग बिना बारूद की गंध के सांस ही नहीं ले पाते, इसलिए ऐसा है, या कुछ और जो हम शायद यहां से महसूस नहीं कर पा रहे? नहीं हिमांशु जी, मैं तो अफगानिस्तान में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, वहाँ मैंने पढ़ाया है जी, और लगभग हर प्रांत को मैंने घूम के देखा है और वहाँ की सभी जातियों से मेरा खूब परिचय रहा है जी। मैं आपको एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि तालिबान के बारे में हम लोगों की जो छवि बन गई है वो स्वाभाविक है जी। लेकिन तालिबान के असली रूप को हमें समझना चाहिए जी। तालिबान लोग मूलतः गिलजई पठान हैं, अब उनके साथ दूसरे लोग भी शामिल हो गए हैं अफगानिस्तान के जी। ये गिलजई पठान अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम खान मानते हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तान क्या है, ये पंजाबियों का पाकिस्तान है, हम इन पंजाबियों को ठीक से सबक सिखाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि एक बार तालिबान काबिज हो गए तो वो हो सकता है कि डूरेंट लाइन की बात फिर से खड़ी करें, और डूरेंट लाइन को आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं माना है। 3 बार सरदार दाऊद के जमाने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दंगल हो चुका है, बॉर्डर बंद हो चुकी है और कई बार युद्ध की नौबत आ गई है दोनों मुल्कों के बीच में डूरेंट लाइन को लेके। वो डूरेंट लाइन का सवाल फिर से खड़ा होगा और तालिबान लोग अपनी पठानियत कायम करने के लिए पाकिस्तान के नाक में दम कर देंगे और पेशावर को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा वो कई बार कर चुके हैं। दूसरी बात, भारत के साथ जो संबंधों का सवाल है, जब 99 में हमारा प्लेन हाईजेक हुआ था तो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ काबुल में, जो न्यूयॉर्क में थे, अब्दुल हकीम मुजाहिद, वो मुझसे गुपचुप मिलने आते थे और वहां से मुल्ला उमर को मैंने फोन किया और उसके बाद ये जो आजकल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनके साथ फौज को भेजा गया, वो हमारे एक जहाज को, फौजी जहाज को भेजा गया और उसमें किसी तरह से हमारे जहाज को छुड़वाया गया। तो तालिबान हमसे, अब मैं बहुत सी सीक्रेट बातें नहीं कह सकता हूँ, तालिबान का हमसे संबंध बना हुआ है, हमारे संपर्क कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में है भारत सरकार के। भारत सरकार उनको अभी बहुत प्रकट नहीं कर रही है, लेकिन तालिबान के प्रतिनिधियों ने और खास तौर से दोहा के राजदूत ने जो अमेरिका में है, साफ साफ कहा है कि भारत सरकार का तालिबान से संबंध चल रहा है, बातचीत चल रही है। मैं समझता हूँ बातचीत चलनी चाहिए और बहुत ज्यादा चलनी चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि तालिबान, अब्दुल्ला और गनी, तीनों ये लोग सरकार मिलके वहां बना लें और उसके बाद एक चुनाव हो जाए और अफगानिस्तान में शांति कायम हो जाए। जहां तक तालिबान का पाकिस्तानियों के साथ है, तालिबान के भी कई शूरा हैं, 3 शूरा तो वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मिरान शाह शूरा है, क्वेटा शूरा है,
और एक शुरा और है, पेशावर शुरा है। इनके अलावा जो छोटे मोटे तालिबानों के ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। उनके अलावा कई वारलॉर्ड्स हैं, उज़्बेक वारलॉर्ड्स हैं, ताजिक वारलॉर्ड्स हैं, और ये देखिए कि वहाँ जो मंगोलों के वंशज हैं वो भी अपने आप को अपने हथियार बंद कर रहे हैं। और इतना जबरदस्त वहाँ गृह युद्ध हो सकता है अगर इनमें आपस में बातचीत नहीं होगी और हम लोग कोई मध्यस्थ का रोल अदा नहीं करेंगे तो अफगानिस्तान में भयंकर गृह युद्ध और रक्तपात हो सकता है। वैदिक साहब बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। पुरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप तो भारत के कई देशों में राजदूत और अलग अलग जिम्मेदारियों पर रहे हैं। अमेरिका जो इतनी बड़ी ताकत है, जिसके पास इतना सामर्थ्य है, वो कोई मध्यस्थता कर नहीं पाया। यहां तक कि तालिबान के साथ बातचीत भी इसी शर्त पर हुई कि वहां की निर्वाचित सरकार हमारे साथ में नहीं बैठेगी। वहां पर वाकई भारत की इस हैसियत को आप मान्यता देते हैं कि वो वहां पर मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है और हम ये करिश्मा कर सकते हैं जो पिछले 40-50 साल से देश अशांत है, भारत की कोशिशों से वहां शांति आ सकती है? सुनाई नहीं दे रहा आप का सवाल क्या है? आपको क्या नजर आ रहा है हमारा? मैं मंजीर सिंह पुरी साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या वैदिक साहब का यह सुझाव है कि भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए वहां की निर्वाचित सरकार और तालिबान के बीच समन्वय बनाने में? क्या भारत की ऐसी वहां पर अहमियत है? क्या भारत का ऐसा सामर्थ्य है कि हम ये चमत्कार कर सकते हैं वहां पर? द्विवेदी जी, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा कहता हूं जी। देखिए, ये बात सिर्फ ट्रस्ट की नहीं है, इसके बाद देयर इज ऑलवेज द क्वेश्चन ऑफ वेरिफिकेशन जी। देखिए, आज जो भी वहां परिस्थिति है हमें उसमें एंगेज तो होना ही पड़ेगा। इसलिए एंगेज होना पड़ेगा कि हमारे ये एरिया में है, जियोपॉलिटिक्स में है, जिस एरिया में हमें इंटरेस्ट है और जिसके साथ हम लोग बिल्कुल जुड़े हुए, और साथ में हमारी पुरानी रिलेशनशिप सिविलाइजेशनल है, और तालिबान और इन लोगों के साथ हमारे कुछ बहुत सीरियस बैड एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल जिसको भुला नहीं सकते और जिसके लिए हमें जरूर हमेशा वेरी और चौकन्ना रहना पड़ेगा। आगे रहेगी परिस्थिति। देखिए, ये तो परिस्थिति बहुत हद तक डिपेंड करेगी कि जो भी अगर वहां पर सरकार रही, चाहे अशरफ गनी जी की रहे, वो कोई मिली जुली सरकार रहे या जो भी हो, वो जो सरकार है और तालिबान जो खुद है, उनका अपना रवैया क्या, वो इंटरनेशनली जिसको कहते हैं प्रॉपर बिहेवियर रखेंगे, खासकर हमारी तरफ आतंकवाद इन सब चीजों से दूर रहेंगे, तो फिर रिलेशनशिप जिसको कहते हैं सिविलाइजेशनल लिंक पे जरूर ले जाने चाहिए। लेकिन नहीं तो देखिए, इंडिया तो बहुत बड़ी शक्ति बन रहा, वी विल बी द सून द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ह्यूज मिलिट्री। तो ऐसा थोड़ी है कि ये लोग जो आए अपने आप कर सकते हैं, इनको भी इसका सूझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी शक्ति अपने नेबरहुड में है, उसके साथ व्यवहार कैसे रखना चाहिए, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। इस बात पर मंजीर सिंह पुरी साहब हैं, मेरी बात शायद पूरे तरीके तक उन तक नहीं पहुंच रही थी, और मुहिब उल हक साहब भी एक उपयुक्त शख्स हमारे बीच में हैं जिनसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या वाकई वैदिक साहब जितनी उम्मीद के साथ अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत की भूमिका को देख रहे हैं, क्या हक साहब आप भी उतनी उम्मीद के साथ भारत की ओर देख सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अफगानिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि भारत का जो खास करके जो स्पेस है हमारे लिए नेगोशिएशन का बहुत अच्छा इसलिए है कि वो भारत को बहुत पसंद करते हैं वो लोग जी। यानी ज़्यादातर लोग, मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं। कल्चरल स्पेस में भी अगर देखिए तो हम लोगों को बहुत लाइक करते हैं, वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं। और आज की डेट में मैं ये समझता हूं कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा हेट्रेट करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की वजह से हमारी ये हालत हुई है। अमेरिका और इंडिया में एक फ़र्क है, अमेरिका के लिए वहां पे हॉस्टिलिटी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा अमेरिकन सोल्जर्स ने तालिबान के डेड बॉडीज पे भी यूरिनेट किया था, जिसकी पिक्चर वायरल हुई थी, वीडियोस वायरल हुई थी। अमेरिका ने सिविलियन इलाकों में कारपेट बॉम्बिंग की थी जिससे बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई थी। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है।
तो भारत आज की पोजीशन में नेगोशिएशन पे अगर जाता है तो वो अमेरिका वाली पोजीशन में नहीं है। भारत की पोजीशन ये है कि भारत एक फ्रेंडली कंट्री की हैसियत से, जिसके बहुत ट्रेडिशनल अलायंस अफगानिस्तान से रहे हैं, बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। आप काबली वाली फिल्म याद कर लीजिए सत्यजीत रे की और उस तरह की। तो हमारी जो इमेज रही है, आज स्कॉलरशिप हम देकर के बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वहां के आ रहे हैं। आप देखिए कि वहां के बड़े लीडर्स यहां से पढ़े हुए हैं। तो ये जो स्पेस है हमारा कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल स्पेस, वो भारत का अमेरिका से ज्यादा है वहां पे नेगोशिएट करने के लिए। और मैं ये समझता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं चाहिए। हमें इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। हक साहब का कहना है, वो काफी अच्छा बता रहे हैं। लेकिन 1948 में जब कश्मीर के संदर्भ में स्थितियां बदली थी तो बताया जाता है कि उस इलाके से चल के ही बड़ी संख्या में लोग आज जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें घुसे थे। मैं आखिरी बातचीत के लिए बख्शी साहब के पास चलता हूं। बख्शी साहब, आपसे मेरा जो सवाल है वो इस रोशनी में कि कुल मिलाकर अमेरिका की मौजूदगी अफगानिस्तान में इतिहास बनने जा रही है, तो क्या भविष्य के लिए भारत को, जैसे चीन के संदर्भ में इस समय सतर्कता बरतनी पड़ रही है, क्या जो इलाका पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ने वाला है उस तरफ हमें अतिरिक्त सतर्कता की और विशेषकर कश्मीर में अतिरिक्त सचेत होने की जरूरत आन पड़ी है? बिल्कुल आन पड़ी है साहब, इसमें शक क्या है जी। यू आर इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन जी, बिकॉज ऑफ pusillanimity, जी, because of being not being proactive. You see, इतने तालिबान का महिमा मंडन किया जा रहा है जैसे अगली सुपर पावर तालिबान हो जी। मैं आपको बता दूं, तालिबान के जो फाउंडर हैं वो है मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, पाकिस्तान आर्मी का, और उसके बाद ISI की ये चमचा फौज जी। ठीक है साहब, ये बड़ा बातें कह देना कि ये नेक्स्ट सुपर पावर है, हमको तो इनसे बातचीत घुटने टेक के करनी पड़ेगी, हम बड़ी पावर है। दूसरे ही सांस में आप कहते हैं भारत ये भारत वो। साहब भय प्रीत नहीं, जरा ताकत दिखाइए कि अगर कोई सीमा रेखा पार करता है, वी हैव द पावर टू रेज कॉस्ट, वी हैव द पावर टू पनिश, वी हैव द विल टू यूज दैट पावर। वो इच्छा शक्ति है उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। बंदराबाद पोर्ट क्यों बनाया है, जराज दिलाराम रोड क्यों बनाई है आपने, ताजिकिस्तान में एयरबेस क्यों लिए हैं आपने? बातें करने के लिए। बातें हैं अपनी जगह है, बट सिर्फ और सिर्फ बातें। फौज को डिसबैंड कर दीजिए। तो बख्शी साहब की बहुत स्पष्ट राय है कि अफगानिस्तान की बदलती हुई परिस्थितियों में भारत को सचेत रहने की जरूरत है। बातचीत कर रहे हैं लेकिन उन बातचीत को लेकर जरूरत से ज्यादा आशाओं के साथ अगर आप रह रहे हैं तो एक बड़ी गलती करेंगे। कुल मिलाकर बातचीत का निष्कर्ष एक बार हम अगर साझा करें तो यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो की सेनाओं की वापसी दुनिया के लिए आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बन रही है। तालिबान का जैसे जैसे विस्तार अफगानिस्तान की जमीन पर होगा, दुनिया में आतंकी गतिविधियों के संदर्भ में संभावना उसी कदर बढ़ती जाएंगी। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में भी चुनौतियां अब निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। तो बेहतर है आपके पास संवाद के संदर्भ में, जैसा हमारे बाकी पैनलिस्ट का कहना है कि संवाद का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन बख्शी साहब का कहना है कि उसके चलते अपनी सुरक्षा के संदर्भ में कोई समझौता हरगिज करने की जरूरत नहीं है, हमें अतिरिक्त रूप से सचेत होने की जरूरत है। उम्मीद है इस चर्चा में जो कुछ निष्कर्ष निकले हैं उस पर जिम्मेदार लोग विचार करेंगे और उस अनुसार व्यवहार भी करेंगे। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर अफगानिस्तान के बुरे हालात पर समर्पित है। इसमें दो शब्द आते हैं, खिजा। खिजा पतझड़ के संदर्भ में इस्तेमाल होता है और शजर वो पेड़ या वृक्ष के लिए उल्लेखित होता है। हमारा आज का शेर ये कहता है, होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, ये होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर। किसने लिखा ये तो हमें नहीं पता, ये है बड़ा मुफीद। जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी साथ नहीं देता है, इसलिए भरोसा अपने आप पे करना होता है। इसलिए चाहे वो बात अफगानिस्तान की जनता के संदर्भ में हो या भारत के हितों के संदर्भ में, कुल मिलाकर भरोसा तो अपने आप पर ही करना होगा। तो अफगानिस्तान के संदर्भ में बदलते हालात में हमें नए सिरे से अपनी व्यवस्थाओं को देखने की जरूरत है। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।